दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल कि जीवन कहाँ से आया, आप कहाँ से आए, हमारी शुरुआत कैसे हुई और यह जीवन का बीज कहाँ से आया था। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो दुनिया में इतना सब कुछ देख रहे हैं या देख पा रहे हैं, ये सब कुछ आया कहाँ से? ये जीवन की कहानी कहाँ से शुरू होती है? कभी आपके मन में सवाल तो ज़रूर आया होगा कि हमारी शुरुआत कैसे हुई थी, ये हमें वरदान में मिला था? इसका जवाब है नहीं। जीवन आपके लिए ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का एक बड़ा रहस्य है। यह इंसान आज जो इतनी तरक्की अपने बुद्धि के दम पर कर रहा है, ये खरबों करोड़ों सालों का विकास है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि यह जीवन बाहर से आया था या फिर हमारी ही धरती पर पनपा था? इतना सब कुछ कैसे हुआ था? दोस्तों, ऐसे सवाल तो बहुत से हैं और इनसे जुड़े हैं ऐसे कई छुपे हुए रहस्य। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जीवन की पहली इस दुनिया की एक ऐसी उपलब्धि है जो दुनिया के हर एक कोने में है। पृथ्वी पर हर एक जगह पर फल और फूल रही है। आज इन सभी प्राणियों में हम यानी इंसान बहुत बुद्धिमान है। ये इससे पता चलता है क्योंकि जब इस समय कोई भी जीव अपने भोजन के लिए या खाने के लिए संघर्ष कर रहा होगा, वहीं हम इंसान आज मंगल पर रहने का सपना देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होना महज एक घटना थी जो कि 4 अरब साल पहले घटी थी। हमने इतने सालों में लेकिन विकास कैसे किया, चलिए आपको समझाते हैं। इंसान जो इतने आविष्कार कर रहा है, आज हमारे पास सब कुछ है। हम आसान भाषा में कहें तो इस पृथ्वी पर इंसान आज सबसे ताकतवर जीव है। लेकिन हमारे जीवन का विकास काफ़ी रोमांच और कठिनाइयों से भरा है। और आज इस वीडियो में हम आपको वक्त में पीछे लेके जाएंगे, जब ये दुनिया महज एक आग का गोला था। कैसे जीवन की शुरुआत हुई, कैसे जीवन से लेकर एक बुद्धिमान इंसान बनने तक का पूरा सफर कराएंगे। तो आपके सवालों का जवाब खोजने के लिए चलते हैं वक्त में पीछे। आज से करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी एक आग का गोला था। हर जगह बस एक गर्म लावा था। चारों तरफ गैस और मिट्टी के बड़े बड़े बादल थे जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से ढक रहे थे। इसे ऐसे देखकर लग तो नहीं रहा था कि यहाँ कभी आगे जाकर इतने बड़े विकसित जीव होंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के द्वारा इस समय पृथ्वी पर जीवन के बीज का जन्म हुआ था। अब यह जीवन आया कहाँ से, इसका जवाब तो फिलहाल अभी वैज्ञानिक के पास तो नहीं है, पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन किसी उल्कापिंड से बाहर से आया था। और कुछ का ये कहना है कि जीवन पृथ्वी पर पानी में अलग अलग रसायनों के मिलने से बना था। लेकिन अगर कुल मिलाकर एवोल्यूशन थ्योरी की माने तो इस जीवन के बीज ने पृथ्वी के पानी में सिंगल सेल के रूप में जन्म लिया था। और हमारी हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भी सबसे पहला बीज पानी में ही हुआ था। तो ये सिंगल सेल ही हमारा पूर्वज है। और उससे पहले पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज इस सेल में डीएनए के रूप में कोड और जानकारियां थी। लेकिन दोस्तों, ये सेल पृथ्वी पर कैसे डेवलप हुआ था? एक्सपर्ट का कहना है कि सबसे पहले एक फूका यानी फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर नाम का एक ऑर्गेनिज्म था। उस टाइम पर कोई जीन्स या किसी भी तरह का डीएनए नहीं था, बस कुछ फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स थे जो आरएनए में बदल रहे थे। इस आरएनए ने ही एक पीटीसी मॉलिक्यूल बनाया था जो खुद से ही बदलकर फूका ऑर्गेनिज्म बन गया था। कह सकते हैं कि हम सभी का पूर्वज उस समय एक सेल भी नहीं था, क्योंकि आज हम एक सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। तो फिर सवाल आता है कि फूका एक सेल भी नहीं था तो ये जिंदा कैसे था? इसे समझने के लिए आप एक वायरस मान लीजिए जो कि ना तो लिविंग में काउंट होता है और ना ही नॉन लिविंग में काउंट होता है, क्योंकि वायरस खुद से नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसे कोई लिविंग सोर्स या होस्ट न मिल जाए। ऐसे ही करीबन 3 अरब 80 करोड़ साल पहले फूका एवोल्यूशन के चलते लूका में बदल गया, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जिसे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ये लूका ही आज जितनी भी जिंदा चीजें धरती पर मौजूद हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सभी का सबसे पुराना पूर्वज था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें बिना न्यूक्लियस का प्रोकैरियोटिक सेल माइक्रोब था, जिसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद था, जिसमें करीब 355 जीन्स थी जो कि आज भी हर लिविंग थिंग में मौजूद हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आज जो भी वायरस मौजूद हैं, उनका एवोल्यूशन या तो लूका से पहले हुआ होगा या लूका के साथ साथ ही को इवॉल्व हुए होंगे, क्योंकि वायरस के बिना एवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। और आज भी हमें जिंदा रहने के लिए किसी न किसी तरह के वायरस की जरूरत पड़ती ही है। खैर, इस सेल में जीन्स इस जानकारी को बाहर भेज सकती थी। लगभग 50 करोड़ साल तक जीवन इसी तरह सेल में बना रहा। अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले इस सेल ने खुद के जैसे हूबहू दिखने वाले सेल बना डाले और खुद की ढेर सारी कॉपी बना डाली। ये एक बड़ी अनोखी घटना थी। सेल के कॉपी बनाने से जीवन बस विकास की ओर बढ़ने लगा था। ये सेल्स एक नए जीन्स और जानकारी को बनाने लगे थे, और अगर ये सेल्स ऐसा ना करते तो जीवन कभी शुरू ही नहीं हो पाता। 2 अरब साल तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल नए सेल को बना रहे थे, जिससे उनकी इंफॉर्मेशन नए सेल्स के जीन्स में ट्रांसफर हो रही थी और डेवलप हो रही थी। समय के साथ लूका सेल 2 अलग अलग ग्रुप्स में बट गया, बैक्टीरिया और आर्किया।
असल में ये दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, बस सेल बोर्न प्लाज्मा के मामले में थोड़े अलग हैं। कई साल बाद एवोल्यूशन के चलते एक साइनोबैक्टीरिया नाम का ऑर्गेनिज्म सामने आता है। असल में ये पहला बैक्टीरिया था जो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, यानी धूप का इस्तेमाल करके ऊर्जा बना लेता था, जिसमें पानी को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करके ढेर सारी ऑक्सीजन बना डालता है, जिस वजह से 2 अरब 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर द फर्स्ट ऑक्सीजनेशन इवेंट शुरू हो गया था, यानी पूरी धरती पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गई थी। एवोल्यूशन के चलते सेल में एक न्यूक्लियस बन गया था जिसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, जिसमें डीएनए मौजूद था, यानी अब सेल प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में बदल गए थे। कई लाखों सालों में सेल के न्यूक्लियस के बाहर के साइड यानी साइटोप्लाज्म के साइनोबैक्टीरिया भी क्लोरोप्लास्ट में बदल गए थे। इसी वजह से आज पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये वो समय था जब धरती पर पेड़ पौधे इवॉल्व हो रहे थे। धरती पर चारों तरफ बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद थी, तो सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो गया था, यानी एक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को भी एनर्जी में बदलना सीख रहा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया भी एक आर्किया में बदलने लगा था, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यह सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी यूकैरियोटिक सेल का सबसे जरूरी बैक्टीरिया है। एवोल्यूशन के चलते यूकैरियोटिक सेल भी 3 अलग अलग सेल ग्रुप में बट गया था: एनिमल सेल्स, फंगाई सेल्स और एल्गिया सेल्स या प्रोटिस्टा। अब समझने में कठिनाई ना हो तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इवोल्यूशन का सबसे पहला फेस है फूका ऑर्गेनिज्म, जिसमें कुछ फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में बदले। आरएनए ने ही एक पीटीसी मॉलिक्यूल बनाया। फिर लूका यानी फूका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदल गया, जिसमें करीब 355 जीन्स थी, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल माइक्रोब था जिसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद था। लूका सेल 2 अलग अलग ग्रुप्स में बट गया, बैक्टीरिया और आर्किया। एवोल्यूशन के चलते सेल में एक न्यूक्लियस बन गया था, जिसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, जिसमें डीएनए मौजूद था। यूकैरियोटिक सेल भी 3 अलग अलग सेल ग्रुप्स में बट गया था: एनिमल सेल्स, फंगाई सेल्स और एल्गिया सेल्स या प्रोटिस्टा। आई नो कि ये थोड़ा टफ है, पर यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एवोल्यूशन का सबसे पहला चरण है और आज भी हर इंसान में 39 खरब माइक्रोब्स मौजूद हैं और हमारे शरीर के 43% सेल्स ही हमारे हैं। बाकी सेल्स बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस और आर्किया के ही सेल्स हैं। खैर, फिर एक बार एक घटना घटी जब सेल ने आपस में जुड़कर एक नए सेल का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे उन दोनों की जीन्स की इन्फॉर्मेशन कंबाइंड होकर अपने ही जैसे परफेक्ट सेल्स बनाने लगे, जिनमें अब एक नहीं 2 तरह के जीन्स की इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद ऐसा ही होता रहा। इन सेल्स में म्यूटेशन होने लगे, जिससे मल्टी सेलुलर ऑर्गन पनपने लगे। जीवन धीरे धीरे डेवलप होता गया। जीन्स इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर से ये और भी ज्यादा विकसित होते जा रहे थे, जिस वजह से पानी में नए नए प्रकार के जंतु बन गए, जिसमें से एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे। पानी में बस 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म्स, जो अभी पूरी तरह से अंधे थे और इन्हें लाइट को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, जिस वजह से प्रकृति ने इन्हें देखने के लिए आंखें नहीं दी थी। लेकिन अब समय आ चुका था। अपने आप को खतरे से बचाने के लिए इन्होंने आंखों को विकसित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐसा करने में इन्हें करीब 2 करोड़ सालों का समय लगा था, जिससे ऐसे सेल बन पाए जिससे ये प्रकाश को देख पाए। अब ये पहली बार ये रंगीन दुनिया को देख रहे थे, क्योंकि अब हमारे पूर्वजों की आंखें बन चुकी थी। अब इन्हें जरूरत थी एक स्टोरेज की, जो ये देख रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर कर सके। इसलिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ठीक इनके आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग विकसित हो गया। अब हमारे पूर्वज एवोल्यूशन के जरिए वॉर्म न रहकर एक मछली के आकार में आ गए। हमारा दिमाग अब छोटे छोटे डिसीजंस और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगे थे। लेकिन जैसा हमने बताया कि सेल्स के म्यूटेशन की वजह से कई तरह की अलग प्रजाति भी डेवलप हो चुकी थी, जिससे कुछ खतरनाक भी थी। ऐसे ही खतरनाक प्रजातियां अब शिकार करने लगी थी। अब हमें जिंदा रहने के लिए इन खतरनाक जीवों से बचना होगा। हमने विकसित होकर अपनी चमड़ी को बहुत कठोर बना लिया, जिससे हम सरवाइव कर सके। लेकिन शिकारी भी बहुत विकसित हो रहे थे। उन्हीं से बचने के लिए हमने उथले पानी में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन उथले पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। हमने अपने आप को बचाने के लिए अभी से करीब 375 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा किया कि किसी भी जीव ने नहीं किया था। हमने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपना मुंह पानी से बाहर निकाला। अब जो हवा ले रहे थे, हमारे शरीर में एक नए ऑर्गन यानी फेफड़े का विकास हुआ। अब हम पानी और जमीन दोनों पर ही रहने लगे थे। अब हम हवा और पानी दोनों में ही सांस ले सकते थे। अभी से 365 मिलियन साल पहले हमने जमीन पर एक नई दुनिया देखी। ये वो अनोखा समय था जब हमने पानी को छोड़कर जमीन को चुना था। यहाँ हमारे खाने के लिए सब कुछ था, पर्याप्त ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज थी, जिस वजह से हमारी चमड़ी और मोटी होती गई। धीरे धीरे हम जमीन पर रहना सीख रहे थे। हमारे पूर्वज वंश को चलाने के लिए अंडे देते थे, जिससे नई पीढ़ियां जन्म लेती थी और इस नई दुनिया की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दिमाग और ज्यादा विकसित हो रहा था। पर इस समय पर भी जमीन पर हम अकेले नहीं थे। यहाँ पर भी बहुत सारे जीव मौजूद थे, जिनसे हमें भोजन के लिए लड़ाइयाँ करनी पड़ती थी। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन के चलते बदलाव हुए,
इससे हमारा मुंह और बॉडी काफी ताकतवर होती गई और अब हम उनका शिकार करने लगे। लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं चलता, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। करीब 250 मिलियन साल पहले साइबेरिया में पिघला हुआ लावा पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलने लगा। इस मैग्मा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड ने सूरज की हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में रोकना शुरू कर दिया, जिस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पृथ्वी के ऐसे माहौल में पेड़ पौधे खत्म होने लगे, जिससे बहुत सी प्रजातियां खत्म होती जा रही थी और देखते ही देखते पृथ्वी की 95% प्रजातियां खत्म हो गई। लेकिन बची हुई 5% प्रजातियों में हमारे पूर्वज भी थे और कुछ प्रजातियां भी थी जो आगे चलकर डायनासोर्स में बनने लगी। धीरे धीरे पृथ्वी पर सब कुछ ठीक हो रहा था। हम एक बिल्ली की तरह दिखने लगे थे। अब हम अपने शरीर को घसीट कर नहीं बल्कि अपने पैरों से आगे बढ़ते थे। दोस्तों, आज जो हम दिखाई देते हैं हम ऐसे शुरू से नहीं थे। हमने प्रकृति की बहुत सी मार खाई थी, तब जाकर हम इतने विकसित हो पाए थे। लेकिन हम अकेले नहीं थे, कोई और भी था जिसका विकास ऐसे हुआ कि उसकी अब इस धरती पर हुकूमत चलती थी। ये है डायनासोर्स। अब इनका ही जमाना है। अब अगर हमें इस धरती पर जिंदा रहना है तो हमें इनसे बचना होगा। डायनासोर्स का विकास हमारे मुकाबले बहुत तेजी से हुआ था, जिस वजह से ये बहुत ही बड़े और खूंखार थे। इनसे बचने के लिए हमें कुछ ऐसा करना था जिससे हम इनके शिकार ना बन पाए, जिस वजह से हमारा साइज और ज्यादा छोटा होता गया। हम एक छछूंदर की तरह दिखने लगे थे। अब हम जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने लगे। साथ ही हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए घने बाल थे, तो जब भी हमें सर्दी लगती थी तो हमारे बाल खड़े हो जाते थे, जिससे हवा हमारे बालों में ही कैद हो जाए। आपने ये आज भी देखा होगा कि ठंड लगने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती, पर इसी वजह से आज हमारी बॉडी में बाल कम होते जा रहे हैं। खैर, उस टाइम पर भी हमें ऐसे ही चौकन्ना रहना पड़ता था। उनके देखने से पहले हमें रिएक्ट करने की जरूरत थी, जिस वजह से हमारी इंद्रियां और ज्यादा तेज होती जा रही थी। हमारे सुनने, देखने और महसूस करने की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। हमारा दिमाग भी और ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि हमें जल्दी फैसले लेने की जरूरत थी। दोस्तों, हम इंसानों के लिए अगर पिछले समय में कुछ भी अच्छा हुआ है तो वो है डायनासोर्स। उनकी वजह से हमारे पास एक तेज दिमाग है, पावरफुल सेंसेस है। अब इससे पहले हमारे पूर्वज अंडे दिया करते थे, लेकिन समय के चलते इन्होंने एक जिंदा बच्चे को जन्म देना शुरू कर दिया था। अब बच्चों का विकास शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर कोख में होने लगा और इन बच्चों को भोजन देने के लिए हमारे फीड ग्लैंड्स विकसित होकर मेमोरी ग्लैंड्स में बदलने लगे, जिससे हम इस काबिल हो गए कि हमने अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालना शुरू कर दिया था। इसी वजह से हम सरवाइव कर पाए। इस सिंगल सेल से इंसान बनने के सफर में हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि इस छोटे से जीव से लगभग 4000 से भी ज्यादा प्रजातियां विकसित हुई थी, एक छोटे से चूहे से लेकर एक बड़ी व्हेल तक और हम इंसानों तक। यहाँ से शुरू होता है मैमल्स का जमाना। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर डायनासोर्स का ही राज था। फिर एक घटना हुई। अभी से 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक माउंट एवरेस्ट के साइज की चट्टान गैलेक्सी से आई और मैक्सिको की खाड़ी से जा टकराई। दोस्तों, इस एस्टेरॉइड्स के टकराने से पृथ्वी पर एक महाविनाश शुरू हो गया था। धूल के बादलों ने पृथ्वी को पूरी तरह से घेर लिया था। जगह जगह पर ज्वालामुखी फट रहे थे। बहुत ही खतरनाक भूकंप आने लगे थे। तापमान बढ़ने की वजह से डायनासोर जल के राख हो गए थे। ये समय इतना भयानक था कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, धरती में बिल बनाएं और खुद को बचाएं। सौभाग्य से हम इन सब में माहिर थे और हमने ऐसा ही किया। पृथ्वी पर सारी बड़ी प्रजातियां खत्म हो चुकी थी, पर अब छोटे छोटे ही जीव बचे थे, जिसमें से हम एक थे। लेकिन अगर नेचर को ध्यान से देखा जाए तो नेचर का एक नियम है, न्यू क्रिएशन से पहले पुराने क्रिएशन को खत्म होना पड़ता है, तभी जाकर न्यू क्रिएशन पनपती है। इस महाप्रलय ने हमें इवॉल्व होने का मौका दिया था। इस प्रलय में छोटे छोटे कीड़े जैसे कॉकरोच जैसे कीड़े बच गए थे। अब हम जिंदा रहने के लिए केवल यही खाते थे। इन्हें ही खाकर हमारे पूर्वज खुद को आगे बढ़ा पाए और अपने आप को जिंदा रख पाए। आज हम धरती पर हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इन कॉकरोचेस का भी है, क्योंकि इन्हें ही खाकर हमारे पूर्वज जिंदा रहे थे। उस समय पर हमारा साइज करीब 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थिति भी ठीक हो रही थी। महाप्रलय को अब 5 साल बीत चुके थे। पूरी पृथ्वी काफी हद तक हरी भरी हो चुकी थी। पेड़ और फल लगने लगे थे। दोस्तों, आज भी न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी चीज है और बेसिकली अगर देखा जाए तो हम जितना ज्यादा न्यूट्रिशन लेंगे हम उतना ही ज्यादा लंबा जिएंगे। लेकिन उस समय परेशानी ये थी कि फल पेड़ पर थे, तो हमने खुद को इस तरह से विकसित किया कि हम पेड़ों पर बंदरों की तरह चढ़कर उस पर ही रहने लगे। अभी से करीब 56 मिलियन साल पहले हम इस तरह से पेड़ों की दुनिया के आदी हो चुके थे कि हमें अब जमीन से कुछ लेना देना ही नहीं था। लेकिन आपको पता होगा कि हमारी दुनिया इतनी आसान कहाँ है। आने वाले 10 सालों तक पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, जंगल सूखते गए और छोटे होते गए, जिस वजह से खाने की कमी होने लगी। ऐसे में हमने फिर से सर्वाइव करने के लिए जेनेटिक म्यूटेशन के जरिए हमारी पूंछ गायब हो गई। हमारे हाथ और पैर और ज्यादा लंबे होते गए, जिससे हम हमेशा पेड़ की डालियों से चिपके रहे। हम पृथ्वी के माहौल के हिसाब से ढलते गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, पृथ्वी का बदलाव यही नहीं रुका। अफ्रीका और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स
खींचने लगी, जिससे अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ और इसके किनारों पर 3,500 किलोमीटर लंबी पर्वतमालाएं बन गई। इससे पहले इंडियन ओशन से बादल पानी लाकर बरसाते थे, लेकिन उन बादलों को ये पहाड़ रोक रहे थे, जिस वजह से अफ्रीका के कुछ इलाकों में सूखा पड़ने लगा, सारे संसाधन खत्म होने लगे। लेकिन हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी हिस्से में फंसे थे। अब हमने खुद को बचाने के लिए भूख के चलते पेड़ को छोड़ने का फैसला किया। 4.4 मिलियन साल पहले हम पेड़ों से उतरकर नीचे जमीन पर भोजन की तलाश के लिए निकले। इस समय पर हम 4 फीट लंबे थे और हमारा दिमाग एक संतरे के जितना था। अब जो भी पेड़ मौजूद थे वो काफी दूर दूर थे, जिस वजह से हमने ऐसा किया था। दूर तक जाने के लिए हमने धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना सीख लिया था, जिस वजह से हमारे हाथ आजाद हो चुके थे, जिससे हम नीचे खड़े होकर पेड़ के फल तोड़ सकते थे, जिस वजह से हमारी ऊर्जा इस्तेमाल नहीं हो रही थी। और ऐसे ही आने वाले 1.2 मिलियन सालों तक हमारा क्रमिक विकास होता रहा और हमारा शरीर इस तरह से विकसित हुआ कि हम 2 पैरों पर और तेज भागने लगे और हम आसानी से खाना पानी खोजने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 पैरों पर चलने की वजह से बच्चे पैदा करने में कठिनाइयां आने लगी थी, जिस वजह से पूरी तरह से विकसित बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। फिर सेल्स म्यूटेशन के चलते हमने ऐसे बच्चे को जन्म देना शुरू किया, जिसका जरूरी विकास माँ के पेट में ही हो जाता था और बचा हुआ विकास जन्म के बाद होता था। आपने देखा होगा कि हम इंसान एक ऐसी प्रजाति हैं जिनके बच्चे जन्म लेने के बाद भी बहुत कमजोर होते हैं, जिनको पैरों पर चलने में काफी महीने लग जाते हैं और माओ को अपने बच्चों को सालों तक दूध पिलाकर पालना पड़ता है। लेकिन आप अगर जानवरों को देखेंगे तो ऐसा नहीं है। उनका बच्चा 2 या 3 दिन में ही चलने लगता है, या फिर कुछ का बच्चा तो 15 से 20 मिनट में ही चलने लगता है। अभी से 3.2 मिलियन साल पहले हम अपने 2 पैरों से ही चलने लगे थे, लेकिन हमें जंगली जानवरों से बहुत खतरा था और हम जंगली जानवरों से तेज भी नहीं भाग सकते थे। लेकिन हम अपनी बुद्धि के दम पर उनसे बच तो सकते ही थे। हम लगातार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनसे बचते रहे और समय के साथ हमारा दिमाग और ज्यादा बड़ा होता गया। 2.3 मिलियन साल पहले हमारा दिमाग पहले से 2 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका था और हमें उस टाइम पर होमो हैबिलिस कहते थे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर के हथियार बनाए थे, जिनका इस्तेमाल हम अपने शिकार करने के लिए करते थे। ऐसा हमने अपनी दिमागी क्षमता से ही किया था। बल उस समय से अगर देखा जाए तो ये तो बस एक शुरुआत थी। अभी हमारे द्वारा बहुत कुछ किए जाना बाकी था। समय के साथ इन पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हमारा अंगूठा भी विकसित होता जा रहा था, जिससे हमारी पकड़ मजबूत हो जाए। आज भी हमारे अंगूठे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। बिना अंगूठे के आप कुछ भी नहीं कर सकते, मानो आप अधूरे हो। लेकिन अगर हम अपनी स्टोरी पर वापस आए तो क्रमिक विकास लगातार चलता रहा और आज से 1.8 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टर बन चुके थे। हम हंटर बन चुके थे। हम खुद ही शिकार करते थे और साथ मिलकर शिकार करते थे और साथ मिलकर ही खाते थे। फिर एक दिन आसमान से बिजली कड़की, इस वजह से जंगल में आग लगी, जिसमें जंगल के कई जीव मारे गए थे। लेकिन ये आग हमें ठंड से बचा रही थी। आग की वजह से जंगल में कई जीव मारे गए थे, जो जीव आग में जलकर मरे थे, जिससे हमने पहली बार पका हुआ मांस खाया, जिसे पचाना भी आसान था और चबाने में भी आसान था। हमने समय के साथ आग को भी जलाना सीख लिया था, जो कि हमारी दुनिया को बदलने वाली थी, क्योंकि प्रकृति की शक्ति अब हमारे पास थी, जो कि हमें ठंड से भी बचाती थी और जानवरों से भी सुरक्षित रखती थी। और सबसे खास, हम पका हुआ मांस खाने लगे थे, जिससे हमें पचाने में ना तो ऊर्जा लगानी पड़ती थी और ना ही चबाने में। ये शरीर की सारी बची हुई ऊर्जा अब हमारे दिमाग को और ज्यादा बड़ा और होशियार बना रही थी। लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से एक दूसरे को समझ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सेल्स म्यूटेशन ने हमारी जरूरत के हिसाब से गले के मसल्स को बदल दिया, जिससे हम तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। हम बोलकर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते थे। दोस्तों, अभी से 4 अरब साल से सिंगल सेल से सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए विकास क्रम से सबसे आगे आकर इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव हम बन पाए। हम मनुष्य, हमने पशुओं को पालना सीखा, खेती करना सीखा, हजारों आविष्कार किए, चांद पर पहुंचे, मंगल पर रहने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हम यही नहीं रुक रहे हैं, हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते जा रहे हैं और इतना सब कुछ हमने सिर्फ 4 अरब सालों में सीख पाया है और अभी भी खोज जारी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस धरती पर या पृथ्वी पर रहते हैं, ये कैसे इस लायक बन पाए कि जीवन को पाल सके? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को ज़रूर देखें, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।